नमस्कार। आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मेरा नाम है अनुराग पांडे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज की शाम मीरा भाईंदर के पूरे युवा, पूरे यूथ यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से यहाँ पर मौजूद है, जगह तो कम है, लेकिन लाइव इस समय मैं भी देख रहा था, लाइव इस समय काफ़ी लोग देख रहे हैं पूरे शहर में। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो यूथ और यंग की हमेशा बात होती है, जब चुनाव का माहौल हो तो सबसे पहले मैं एंटरटेनमेंट फील्ड से आता हूं, लेकिन मेरे जहन में हजारों चीज़ें होती हैं और एक मौका मुझे मिला है, तो आज अब से कुछ समय के बाद यहाँ पर मैं बुलाने जा रहा हूँ मीरा भाईंदर के एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण वक्त यहाँ गुजारा है। आप लोगों के बीच में महापौर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन यूथ के लिए क्या किया है यह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, मैंने सोचा कि आइए उनको यहाँ पर बुलाया जाए, और मेरे जितने भी यंगस्टर्स यहाँ मौजूद हैं, उनके जहन में, उनके दिल में कोई बात है तो वो जरूर आज हम पूछेंगे। आप लोग तैयार हैं? कौन कौन पूछना चाहता है? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। कौन कौन पूछना चाहता है? वेरी गुड। तो चलिए, मैं भी तैयार हूं, और फेसबुक के जरिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी तैयार हैं। तो चलिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आपके नरेंद्र मेहता जी का। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र मेहता जी का। वेलकम, स्वागत आपका। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। थैंक यू, लव यू एवरीबॉडी। नरेंद्र जी, जैसा कि मैंने इनसे वादा किया था कि हमारे मीरा भाईंदर के जितने भी यूथ हैं वो आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, और खासतौर से नेताओं, राजनेताओं का और हमारे युवाओं के बीच में जो संबंध है वो हमेशा बलिष्ठ रहा है। और आप जब इस समय मौजूद हैं तो आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे यूथ के बीच में? मैं तो यूथ को ही मिलने आया हूँ आज। विषय देखते हैं यूथ क्या कहना चाहता है आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए बैठते हैं। माइक, हाँ। तो जिस तरह से मैंने वादा किया था कि आज नरेंद्र जी, मैंने इनको बोला है कि आज जो क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आपको अभी जाना है, जस्ट निकल के बड़े मुश्किल से पकड़ के लेके आए हैं आपको लेकिन ये युवाओं की मांग थी, यूथ की मांग है, और हर कॉलेज से एक पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं, जो हर स्कूल से मौजूद हैं, और यंग और यूथ आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, मेरे से शुरुआत करता हूँ कि आपने आज की इस पूरे कार्यक्रम के लिए हाँ कैसे बोल दिया? बिकॉज नहीं, मैं काफ़ी टाइम से यूथ से इंटरेक्शन करना चाहता था। जी हैं। हमने शहर को अपने हिसाब से डेवलप किया। यूथ जो है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट लेवल की बात सोचती होगी, तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि इनके मन में भी ऐसे कुछ सवाल है, या हो सकता है कि ये एक अपनी सोच बना के रखी हो कि ये शहर कैसा देखना चाहते। तो मैं चाहता था कि जब इनसे रूबरू मिलूं तो शायद बहुत कुछ आदान प्रदान हो सकता है, या इनके मन में ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क है या अधूरी जानकारी है तो पूरी जानकारी कर सकूँ, ऐसी मेरी सोच है। पर पिछली बार जैसे जब आप थे यहाँ पर, आप महापौर भी रह चुके हैं, आप एमएलए भी रह चुके हैं, 5 साल आपने जो दिया है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो मीरा भाईंदर में जब आप इस जगह पे थे, और तब क्या परिवर्तन आ गया है? उन 5 सालों में क्या क्या ऐसा हुआ, और अब आगे क्या आप ले जाना चाहते हैं? यूथ अच्छी तरह जान रहा होगा कि क्या चेंजेस आए। मीरा भाईंदर मेरे ख्याल से अधिकतर का बर्थ प्लेस यही है जी। तो इन्होंने अपने जन्म से मीरा भाईंदर को देखा है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे, तो ये अच्छी तरह उस फ़र्क को जानते। तो आज इनसे ही सुनेंगे, मैं कहने से अच्छा हूँ कि ये सब कहे और हम सुने आज। ओके, तो एनी क्वेश्चन? सबसे पहले शुरुआत कोई करना चाहता है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है? ऐसे नरेंद्र जी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं फेसबुक में, इस समय लाइव भी हैं जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? अपना नाम बोलिएगा और किस कॉलेज स्कूल से हैं वो जरूर बताइएगा। माइक दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, माइक प्लीज। नरेंद्र जी, अभी मीरा भाईंदर में मेरे जहन में एक चीज़ आई है, मैं क्वेश्चन पूछना जब तक ये माइक आ रहा है, कि अधिकतर यहाँ बात होती है कि एजुकेशन के मामले में अभी भी इतने साल हो गए, आपने शुरुआत की थी 14-15 के दौरान, उसके बाद फिर पूरा मामला ठंडा पड़ गया। ये अगले जो पिछले 5 साल निकले वो तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं कॉलेज स्कूल्स के लिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे? नहीं, अगर मैं देखूँ तो हायर एजुकेशन की इस शहर में कमी है। अगर मैं ये देखूँ तो पिछले 15 सालों में इस शहर में कॉलेजेस नहीं बने, स्कूलें बहुत सारी बनी,
आज अगर देखते तो मैं पिछली बार भी अपने एक इंटरव्यू में कह रहा था कि एवरी ईयर मोर देन 10,000 बच्चे एसएससी के पास होकर निकलते, और हम जब एडमिशन की बात करें तो इस शहर में केवल 1,000 बच्चे ही एकोमोडेट हो सकते, और 9,000 के लिए तो एडमिशन ही नहीं है। कोई मुंबई जाता है, कोई थाना, कोई पालघर, कोई न्यू बॉम्बे, इस तरह का है। और कई कई लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते क्योंकि एवरीडे ट्रैफिक में ट्रैवल करना या फिर बस में ट्रैवल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कॉलेज 5 घंटे का, लेकिन ट्रैवलिंग टाइम जाने में 2.5 घंटा, आने में 2.5 घंटा। इसलिए भी बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि बहुत जन ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और कुछ लोग तो ऐसे कि फिर नेटिव प्लेस चले जाते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए। तो हमारा सपना है कि इस मीरा भाईंदर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज निर्माण हो, ताकि मेरे शहर के यूथ को, एक भी यूथ को अपने हायर एजुकेशन के लिए मीरा भाईंदर के बाहर नहीं जाना पड़े। ये हमारी सोच है। क्या बात जी। जी कोई क्वेश्चन? माइक दिया? हाँ पूछिए पूछिए। माइक दिया सर को, माइक दीजिए प्लीज। अच्छा रेडी हो रहा है, ओके सर। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। संजय का इस समय मैसेज आया मेरे पास कि यूथ और युवाओं के बीच आज की तारीख में बहुत चैलेंज है, क्योंकि मार्ग से थोड़ा बदल रहे हैं, अलग होते चले जा रहे हैं, लेकिन अगले जो 5 साल आने वाले हैं यूथ के लिए, जैसे हमने कॉलेज की बात की, तुरंत रिस्पॉन्स आ गया देखिए। तो क्या होगा 5 साल में, आप क्या देखते हैं, क्या फ्यूचर है? नहीं नहीं, मैं अच्छा ही देखता हूँ फ्यूचर, बिकॉज आई एम द पॉजिटिव पर्सन, सो ऑलवेज आई थिंक पॉजिटिव। और यूथ चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके आइडियाज़, इनके ये सारी चीज़ें इनोवेटिव होते हैं। जिस तरह ये सोचते हैं उस तरह हमें सोचने में भी टाइम लगता है। तो मुझे वेरी मच कॉन्फिडेंट है, अगर यूथ अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंट निर्माण करे तो हमें लगता है कि यूथ बहुत कुछ कर सकता है। इनका आने वाले 5 साल जो है वो सुपीरियर हो सकते हैं। और क्योंकि हम एक दौर से निकलते सेकंड जर्नी के अंदर यूथ हमारा प्रवेश करता है, तो किसी भी चीज़ के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम हम कर सकते हैं। और जिस दिन वो ठान ले उस दिन मैं कहूँगा कि उनकी जर्नी अच्छी ही अच्छी है। हेलो, इसमें अविनाश ने पूछा है कि आपने बोला कि हर प्रकार के क्वेश्चन, तो क्या पर्सनल प्रोफेशनल सब बातें पूछ सकते हैं? एनीथिंग यू कैन, व्हाट एवर यू थिंक। ओहो, चलिए भाई, कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछना चाहता है, पूछ सकता है जी। क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम कल्पेश राजपुरोहित है। कल्पेश, हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आवाज़ ज़रा। अभी आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए आप। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका फ्यूचर के लिए, मतलब हमारे लिए आप क्या सोच सकते हो कि हम आपको फ्यूचर में सिलेक्ट करें? ओह अच्छा, इनका एक क्वेश्चन ये है कि अगले 5 सालों में आपको एमएलए क्यों बनाएं, ये युवा पूछना चाहता है। किस लिंक से इन्होंने पूछा मुझे नहीं पता, बट लेकिन आपने सोशल पूछा, प्रोफेशनली पूछा, तो इफ़ यू क्लेरिफाई तो आई कैन गिव द प्रॉपर आंसर। नहीं, हमारे यूथ के लिए क्या बेनिफिट होगा आगे, मतलब एजुकेशन, हम लोग हायर एजुकेशन करें, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी। सी बेसिकली माय ड्रीम इज़ दैट, मेरा मैनिफेस्टो भी है, और मैंने कहा है किसी भी शहर को अगर चलाना है या कंट्री को चलाना है, अब मैं कंट्री की चिंता मोदी जी कर रहे हैं, मैं शहर की चिंता करूँ, महाराष्ट्र की चिंता फडणवीस जी कर रहे हैं। कंट्री हो, स्टेट हो या हमारा शहर हो, इसे चलाने के लिए कमर्शियल वायबिलिटी भी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। आज मीरा भाईंदर हम देखते तो बहुत सारे टावर पे टावर बनते जा रहे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहे, और ये खुशी की बात है, कोई दुख की बात भी नहीं है कि यहाँ के या बाहर से आने वाले लोगों ने मीरा भाईंदर को रहने के लिए अच्छी जगह सोची, तो वी वेलकम दैम कि हमने उतना सारा इंफ्रा डेवलप किया। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें तो हमारे पास कमर्शियल चीज़ें कुछ भी नहीं है, और इसके कारण आज भी 90% यूथ या प्रोफेशनल ये या बिजनेसमैन ये सभी मुंबई ट्रैवल करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रेसिडेंशियल ज़्यादा है। तो हमारा ड्रीम है इस शहर के लिए और यूथ के लिए कि मीरा रोड वेस्ट जो है वो डेवलप जब हो तो वहाँ पे आईटी पार्क बने, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, कॉरपोरेट ऑफिस हो, उद्योग और व्यापार जब शहर में आएगा तभी इस शहर की भी तरक्की होगी और यूथ को भी मौका मिलेगा, यहीं पे जॉब भी मिलेगा, बिजनेस भी मिलेगा, प्रोफेशनल हो तो उन्हें भी अपने सोर्सेस मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में यूथ के लिए एजुकेशन के बाद जब वो सेकंड थर्ड जर्नी में जाए तो उसे बिजनेस करना हो या फिर जॉब करना हो या कोई प्रोफेशनल हो, वो सारी चीज़ें मीरा भाईंदर में मिले, ये हमारा सपना है। क्या बात। जी क्या शुभ नाम है आपका? चेक।
जी नरेंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में अगले 5 साल आप क्या देखते हैं, क्या होने वाला है? देखिए, रीडेवलपमेंट जब होगा तो डेफिनेटली अब क्योंकि जो लोग तो बहुत परेशान हैं इस समय। नहीं, डेफिनेट रीडेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है इस शहर के लिए, क्योंकि हम चुना 2002 के पहले की हम बात करें, जब ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं था, ये म्यूनसिपल काउंसिल था, तब की अगर बात करें तो बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो जूनी हो गई आज और जर्जर हो गई है। अनप्लान बिल्डिंग बनी, अनप्लान सिटी उस समय बना, बिफोर हम 95 के पहले की बात करें तो। और उन जगहों पे ना गाड़ी जा सकती है, ना ट्रक जा सकता है, ना फायर ब्रिगेड जा सकता है। तो उनके लिए रीडेवलपमेंट में उनको अपना पूरा मकान मिले, बड़ा घर मिले, मिनिमम एक साइज़ हो वो घर मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, और अदर एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ भी मिले। क्योंकि अधिकतर हम देख रहे हैं जो पुराने भाईंदर में रहते हैं, मिरावट तब था नहीं, वो अधिकतर लोग या तो मिरावट रहने जा रहे, कहीं और रहने जा रहे, अगर बजट नहीं है तो विरार बस्ती जा रहे। तो मैं कहूँगा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें मौका दीजिए, हम आपको यहीं पे सारी फैसिलिटीज़ देंगे, जहाँ आप रहते हो आप विश्वास कर सकते हो। ये हमारा सपना रीडेवलपमेंट के लिए। पर 14 से लेकर 19 के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो कोर्ट का यहाँ पर आना हो गया है, उसके बाद ये जो आपने परिसीमन बनाया यहाँ पर, जिस परिसीमन के दौरान जो आपने इस मीरा भाईंदर को एक संयुक्त रूप लिया, वरना थाने में हर चीज़ हुआ करती थी, वो आपने बहुत बड़ा काम किया। अगले 5 साल आपको क्या लगता है स्ट्रक्चर लेवल में आप क्या क्या करना चाहते हैं? बात अलग है वो हो पाए ना हो पाए, लेकिन विचार क्या है? नहीं, हमने जो सोचा है वो तो बहुत बार मैंने स्पीच में कहा है, मैनिफेस्टो में कहा है। आज तो मैं चाहता हूँ कि यूथ क्या चाहता है, और अगर हम हमारी सोच है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। मैं अपने विचारों को चेंज करूँगा अकॉर्डिंग टू यूथ क्या चाहता है, उस दिशा पे मैं चलने को तैयार हूँ। वट एवर दे थिंग्स, इफ इट इज़ द ब्राइट फ्यूचर फॉर द मीरा भाईंदर एंड फॉर द कमिंग जनरेशन, सो आई वॉन्ट टू वॉक ऑन देयर वे। क्या बात है जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं अक्षय मिश्रा। मैं सर आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एमएलए चुन के आते हैं तो सर आप स्पोर्ट्स के लिए क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आजकल का जो यूथ है ये थोड़ा सा सर मोबाइल्स और लैपटॉप्स से ज़्यादा जुड़ गया है, तो वो स्पोर्ट्स के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हो, उसके लिए सर आप क्या करना चाहेंगे? See, I belong to the नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट, एंड मोदी जी आने के बाद ने स्पोर्ट्स की बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार किए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का प्रयास किया, हमने कई सारे मेडल हासिल किए। मीरा भाईंदर भी मैदान तो बने, गार्डन तो बने बहुत सारे, लेकिन स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म जिस लेवल पे चाहिए उस लेवल पे नहीं है। अब मैं ये कहूँगा तो फिर यू कैन सी माई मैनिफेस्टो, हमने कहा था कि इस शहर में हम सबसे पहले ऐसा क्रिकेट स्टेडियम बनाएं या क्रिकेट ग्राउंड बनाएं जो एमसीए से एफिलेटेड हो, ताकि मेरे शहर के बच्चों को रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिले। रणजी ट्रॉफी की बात हो, स्टेट लेवल की बात हो, नेशनल लेवल की बात हो, या इंटरनेशनल खेलने का एक प्लेटफॉर्म तो मिले, शुरुआत तो हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह से हो। आशीष शेलार जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो मैं उनसे बात भी किया, हालांकि वो आने वाले भी थे यहाँ, लेकिन किसी कारण वो चुनाव में बिजी नहीं आए, मतलब आज नहीं, यहाँ पे एफिलेशन के लिए। तो डेफिनेटली आई एश्योर ये भी करना है। आजकल फुटबॉल का बहुत ज़्यादा यूथ में क्रेज़ है, एंड आपको विश्वास दिलाता हूँ इन्हीं आने वाले 5 सालों में मीरा भाईंदर में इंटरनेशनल लेवल के हम फुटबॉल ग्राउंड तैयार करेंगे, ताकि आप अधिकतर मैं देखता हूँ आज भी कुछ बच्चे कोचिंग के लिए अंधेरी जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो बहुत सारे, मैं स्केट्स की बात करता हूँ, स्केट्स में देखता हूँ बहुत जन शौक से करते हैं, कुछ लोग एंजॉयमेंट के लिए करते हैं और कुछ लोग प्रोफेशनली करते हैं, लेकिन आज भी स्केटिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं स्केट रिंग बनाना चाहता हूँ, फिर वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, लॉन्ग टेनिस हो, ये सभी चीज़ें जो जहाँ स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स का बहुत बड़ा एक रनिंग ट्रैक बनाना चाहता हूँ। बहुत जन है लेकिन ट्रैक नहीं है हमारे यहाँ, तो आई एश्योर यू कि ये हमारे सपने आने वाले समय में मीरा भाईंदर के लिए है। क्या बात है, बहुत सारे क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। साउंड हमिंग हो रहा है बार बार। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। लोगों ने कहा कि मेट्रो कब तक आ रही है? लेट देम आस्क, उनको पूछने दीजिए। जी, मैसेजेस बहुत सारे हैं इसमें। हेलो, नमस्ते मेहता जी, मेरा नाम ऋषिकेश मोहित है, मैं भाईंदर वेस्ट में रहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर में ड्रग्स माइक हमिंग बहुत हो रहा है, जयराम जी पूछिए। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही? जैसा कि आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। आप वेस्ट की बात करें, मीरा रोड की बात करें, यहाँ पे ड्रग पेडलर्स है,
आप अगर बांग्लादेश ग्राउंड के यहाँ पे अगर खड़े हो जाए, सुभाष चंद्र बोस मैदान ग्राउंड के यहाँ पे, आपको कोई भी बच्चा हाथ पकड़ कर लेके जाएगा और बता देगा आपको ड्रग्स कहाँ पे मिलता। तो इसमें आपको कोई भी, मैं पॉलिटिकल जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये बंद होगा, होने वाला है, क्या होने वाला, आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, कुछ चीज़ें समय के साथ आती है, समय के साथ बंद भी होती है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि इस तरह की परिस्थितियाँ हों, और कोई युद्ध भी नहीं चाहता कि इस चीज़ में वो आगे जाए। लेकिन ये भी बात सत्य है कि बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं और ड्रग प्लेडर्स भी हैं। मैं युद्ध को कोसना नहीं चाहता, लेकिन अलग अलग जहाँ देखता हूँ जहाँ पे सुनसान रास्ते हैं, वहाँ रात भर खड़े रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं। अब वो स्मोक में क्या होता है नहीं होता है, ऐसी अधिकतर कंप्लेंट और शिकायत आजू बाजू के सोसाइटी की हमारे पास आती है। मैं जब भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ, एक बंदा तो ये कम से कम पूछता है, सर इसका क्या। आई टेल यू वन थिंग कि 1947 में देश आज़ाद हुआ एंड मीरा भाईंदर उस समय गाँव था। हार्डली मुश्किल से 25-30 हज़ार घर होंगे। आज 2024 है। 1947 में हमारे यहाँ पे ग्रामीण पुलिस थी, एसएसपी बैठते थे। जब तक हम चुन के नहीं आए, अप टू 2019 तक वही ग्रामीण पुलिस, यू बिलीव, अब 2019 का शेयर देखिए और आज से 1947 देखिए, लेकिन वही पुलिस फोर्स थी। एसपी साहब थाना बैठते थे, यहाँ पे कुछ पुलिस स्टेशन थे, एक पीआई होता था। मेन था कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। एंड पुलिस इज़ ऑल्सो एग्रेसिव, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो एग्रेसिव, एंड हम भी चाहते कि चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि अगर देश का भविष्य युद्ध से है तो युद्ध को इससे बाहर निकलना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली इसे कंट्रोल करना चाहिए और ड्रग प्लेडर्स को तो ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए दोबारा कोई नहीं सोचे। अब हाउ टू ट्रेस देम, तो आपको बता दूं, मीरा भाईंदर को पूरा हम सर्विलेंस के अंदर लाना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर का सेंटर पॉइंट है भाईंदर ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर। उस फ्लाईओवर के नीचे ऑलरेडी हमने एक कंट्रोल रूम बनाया जिसका ओपनिंग मई महीने 2023 मई में देवेंद्र फडणवीस साहब करके गए। लेकिन कंट्रोल रूम तो बना, लेकिन कैमरास अभी तक आज तक लगे ही नहीं, क्योंकि बाद में मैं भी नहीं रहा, मेरी गवर्नमेंट भी नहीं रही और प्रोजेक्ट रखड़ गया। बट आई एश्योर यू, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द मीरा भाईंदर वी विल ब्रिंग अंडर द सर्विलेंस। मतलब कुछ भी असामाजिक तत्व हो या कभी भी कोई भागना भी चाहे तो कहाँ से गया, कहाँ से निकला, किधर गया, एवरीथिंग विल बी अंडर द कैमराज। और ये कंट्रोल करने के लिए मैं आपको कहूँगा, विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसमें फ़र्क देखेंगे, क्योंकि कमिश्नरेट अभी अभी हुआ है, पुलिस फोर्स बढ़े, अभी हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट बनेंगे, ये सब बनेंगे। तो आई एश्योर यू कि मैं भी ये अगर देखता, एज ए कॉमन मैन देखता हूँ, तो मैं भी कभी नहीं चाहूँगा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हो इसमें जाए। तो डेफिनेटली आई विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दिस, इतना मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच। ये बात तो सही कि यूथ और यंग लोग जितने हैं वो सब इन बात को मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन पॉलिटिशियन लोग इस बात को मानते नहीं। आपने ये बात बहुत अच्छी क्लियर कर दिया इस बात की कि आपकी अगर सरकार आई थी 100% बंद होगा और सर्विलेंस में। डेफिनेटली यस। नमस्कार नरेंद्र मेहता जी, मेरा नाम अजय विश्वकर्मा है और मैं 2014 से टीचिंग फील्ड में हूँ। एजुकेशन की बात करूँ तो आई एम MSc इन फिजिक्स प्लस सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट। एजुकेशन से रिलेटेड मेरा एक कंसर्न है, स्पेशली रिलेटेड टू ऑल द यूथ्स। मैं जब भी बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, राइट फ्रॉम 2014 टिल डेट, मेरे पास बच्चे इतने कंफ्यूज आते हैं रिगार्डिंग देयर करियर चॉइस। मतलब मैं हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स को आई कैन गाइड, बिकॉज जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं कर रहा हूँ। बट एट दी एंड मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि सर मैंने ये फील्ड ले लिया, बट शायद मुझे यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, बट दैट इज़ वेरी लेट फॉर देम, क्योंकि उन्होंने करियर चॉइस कर लिया है। सो मेरा सजेशन गवर्नमेंट से ये है कि अगर हम मीरा भाईंदर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम ऐसे कुछ करियर गाइडेंस के प्रोग्राम रखें फॉर स्टूडेंट्स, फॉर देयर पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज एट टाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस पे भी बच्चे आके अपना करियर ले लेते हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर ऐसे हमारे पास ईयरली 2 बार या 3 बार करियर गाइडेंस के ऐसे प्रोग्राम्स हो जहाँ बच्चे या पेरेंट्स आके अपने करियर चॉइस के लिए सारी जानकारी ले सके, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल सर। नहीं, डेफिनेटली मैं तो एक कदम और आगे सोचता हूँ, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं
कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम लेती है, अलग अलग क्लासेस लेती है, स्कूल्स भी लेती है अपने बच्चों के लिए। बट ऐसा मेरा मानना है कि हम जब देते हैं, सभी प्रकार के बच्चे सामने बैठे होते हैं और एक ही तरह का कैरियर गाइडेंस देना उस बच्चे को हम समझ नहीं पाते। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कैरियर गाइडेंस 1 to 1 होना चाहिए। उस बच्चे की सोच क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, वो किस चीज़ को कैच कर सकता है तो होगा। अगर मैं ऐसे ही कैरियर गाइडेंस करूँ एक साथ में, बिकॉज योर इंटरेस्ट इज समवेयर एल्स, माई इंटरेस्ट समवेयर एल्स, उनका कहीं और इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली कि फिर वो कैरियर गाइडेंस ऐसा लगता है कि या तो हम उन्होंने कहा इसलिए अच्छा लगने लगता है हमें, और कैरियर गाइड हाउ यू एक्सप्लेन, हाउ यू डू द मार्केटिंग। बहुत सारे क्लासेस इसलिए कैरियर गाइडेंस करते हैं कि डोंट टेक द अदरवाइज भी एग्जाम्पल, कि इसलिए भी होते कि हमारे पास ये बच्चे आएंगे तो हम फिर उसको प्रॉपर गाइडेंस में लेके जाएंगे, उसकी गाइडेंस, उसकी जो सोच है उस पर हम उसे ले जाएंगे। लेकिन हम उस बच्चे की मानसिकता को समझे बिगड़ ही अपनी बात उसके दिमाग में बैठा देते कि यही अच्छा है, ये चीज़ है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से तो होगा ही, क्योंकि मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट भी किया एग्जाम्पल इसी के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये आप चाहते हैं कि अगर कैरियर गाइडेंस समय समय पे होना चाहिए। आई एश्योर यू, ये जो बात है मैं अपने जहन में रखूँगा, जब मौका मिलेगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कैरियर गाइडेंस की ऑर्गेनाइजेशन हो ताकि सही दिशा मिल सके। थैंक यू सर। नरेंद्र मेहता जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस समय प्रत्याशी हैं और चुनाव तो खैर आने ही वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगातार फेसबुक में आप जा सकते हैं, लाइव देख सकते हैं नरेंद्र मेहता जी के, जो लोग इस समय देख रहे हैं आपने लोग, उसमें जाके मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जी, क्या नाम है? गुड इवनिंग सर, मैं दिशा शर्मा हूँ। आई एम अ रेसिडेंट ऑफ मीरा रोड इटसेल्फ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, हम सबको पता है रिसेंटली मीरा रोड काफ़ी फेमस हुआ था ड्यू टू सम कम्युनल टेंशन सीन इन 22 जनवरी। उस चीज़ को लेके आपका पीसफुल विजन क्या है, मतलब हाउ कैन वी रिजॉल्व इट? देखिए, दो चीज़ें हैं कि मीरा भाईंदर बहुत ही शांति प्रिय शहर है और अभी तक हम इतिहास उठा के देखें तो कभी इस तरह की वारदातें हुई नहीं। इफ़ यू टॉक अबाउट द 1992 बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी हम देखें तो पूरा शहर जल रहा था, महाराष्ट्र के मुंबई जल रहा था, लेकिन मीरा भाईंदर पीसफुल था। अब लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरिया में असामाजिक तत्व जो है उस कम्युनल में बढ़ गए हैं। एंड आई एश्योर यू कि ऐसे लोगों को हम ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे ताकि मीरा भाईंदर के अंदर ऐसी वारदात करने की कभी कोई हिम्मत नहीं करे। और इसी तरह से अगर भड़कता रहा तो किसी दिन हमारा शहर बदनाम हो जाएगा। बहुत मुश्किल से इस शहर को हमने बनाया। हर शहर के अस्तित्व के ऊपर हमारे भी एक वैल्यूशन और हमारा एक स्टेटस डेवलप होता है। जब हम पीसफुल शहर में रहते तो हमारे प्रति देखने का नज़रिया और होता है। जब हम ऐसे दंगे जहाँ उस शहर में रहते तो हमारे प्रति देखने का नज़रिया बदलता है। तो आई एश्योर यू कि ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं और लेट मी कम इन द गवर्नमेंट, हम उसे ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी हिम्मत ना करे इस तरह के कम्युनल राइट भड़काने की। डेट आई कैन एश्योर यू। ओके, थैंक यू। अधिकतर ऐसा होता है कि नरेंद्र जी, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं आपके घर में 2-3 बार मिला, उनसे बहुत क्लोज हैं आपके, है ना, बहुत प्यार करते हैं आप एक दूसरे को। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि देवेंद्र भाई ने जो जो चीज़ें बोली थी वो सब पूरी की हैं। अभी कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगले 5 साल में आप करने की चेष्टा करेंगे? नहीं, मेरे सबसे बड़े मैनिफेस्टो में है कि सबसे पहले तो मैं एजुकेशन को जो भी रिक्वायरमेंट हो पूरी करूँ, चाहे वो जूनियर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, जो भी हो। मेडिकल कॉलेज के लिए तो मैं आज नहीं कहूँगा, लेकिन वो भी एक सपना है। लेकिन ये सारी चीज़ें एंड इटसेल्फ हमारी सोच तो ये कि मीरा भाईंदर में अपनी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि मीरा भाईंदर के बच्चों को कहीं और जाना नहीं पड़े। जब अपनी यूनिवर्सिटी होगी तो मैं मानता हूँ कि बच्चों को और क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है और किसी शहर में घूमना नहीं पड़े, मुंबई वाले कोई शहर में आना पड़े, ऐसी हमारी सोच है एजुकेशन को ले। दूसरा, फिर मैं हेल्थ की बात करता हूँ। आज भी अब मीरा भाईंदर बहुत उसका दर्जा बढ़ चुका है। एक एक फ्लैट अगर आप देखेंगे तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के फ्लैट हो गए जी। आज भी जब पिंच होता है, जब कोई कहता है डॉक्टर के पेशेंट बहुत सीरियस है, इसे मुंबई शिफ्ट करना पड़ेगा, तब पिंच होता है कि मेरे शहर में आज भी कमी है। ऊपर से डॉक्टर एक लाइन और जोड़ देता है कि लेके जाना है तो अपनी रिस्क पे लेके जाओ। ऐसे में रिश्तेदार क्या करे, घर वाले क्या करे, लेके जाने में भी टेंशन, नहीं लेके जाने में भी टेंशन। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते, कुछ ले जाते। तो हम चाहते कि मीरा भाईंदर में मल्टी
स्पेशलिटीज हॉस्पिटल डेवलप हो, ताकि मेरे शहर में एक भी पेशेंट को अच्छे इलाज के लिए मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्या ये बात। हमारे सपने इस शहर के। नरेंद्र जी, एक दूसरा मैंने कहा था कॉर्पोरेट ऑफिस से शहर में आए। जी, अच्छा, व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। अगर आप बिजनेसमैन और नेता ना होते तो आप क्या होते? तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या होता, क्योंकि बहुत बिकॉज सम पर्सनल रीजन इन माय फैमिलीज आई हैव टू लीव माय स्कूल इन द अर्लियर। और फिर सोच ही बदल गई, तो फिर जहाँ रास्ता और मंजिल ले गई वहाँ गया। लेकिन मैं यूथ को कहूँगा कि लेकिन मैंने जो भी काम किया कॉन्फिडेंट के साथ किया। मैंने बहुत सारे काम किए और यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, बहुत सारी ठोकर लग लग के यहाँ तक पहुँचा हूँ। जीवन ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अपने लाइफ में कभी मैं हारा नहीं। अगर मैं गिरा हूँ तो और तेज़ी से भागने की कोशिश की है और अचीव करने की कोशिश की है। मैं इतना पीछे आया तो मुझे और तेज़ भागना होगा करने के लिए। और मेरी सबसे बड़ी कामयाबी का कोई राज है तो वो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत है। एंड साथ ही साथ मैं सपने देखता हूँ, और सपने जो देखता हूँ तो उसे पूरा करने के लिए पीछे लगता हूँ, और एक समय पे एक ही सपना देखता हूँ, 2-3 नहीं देखता हूँ। ये हर सपने, और मेरी लाइफ में जितने सपने थे आज तक ऐसा नहीं हुआ इन मेरे पूरे जर्नी में कि मेरा एक भी सपना पूरा ना हुआ हो। लास्ट तक करा, कुछ 5 साल बाद हुए, कुछ 10 साल बाद हुए, कुछ 15 साल बाद हुए, लेकिन पूरे तो सब किए। एक बताइए चीज, एक आपने बोला ना, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज जो अगले 5 साल में हमको देखने को मिलेगा अगर आप आते हैं, तो अनुराग, अगले 5 साल के बाद हम यही बात करेंगे, यही सेलिब्रेट करेंगे कि देखो यार, ये मैंने बोला था और ये हो गया। नहीं, मैंने कहा देखिए 5 साल बाद, तो इस 5 साल में मैं यूनिवर्सिटी बना के रहूँगा। मेरा डिज़ाइंस रेडी है, मॉडल्स रेडी है। वाह। मैं जल्दी सोशल मीडिया पे उसे अपलोड करूँगा, बिफोर इलेक्शन आपको देखने मिलेंगे। तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम तो वो है, एंड आई रियली लव टू डू दिस। अगर आप 24 साल के होते इस समय, इनके जैसे होते, तो आप क्या प्रोफेशन चुनते आज की तारीख में? हाँ, ये तो बड़ा कहते हैं ना, अपने लिए दूसरों को सलाह देना बहुत इजी होता है, अपने लिए बहुत भारी होता है। नहीं, डेफिनेटली मैं, मेरी जो उस समय की सोच होती या मेरे इर्द गिर्द जो चल रहा था और जिसे मैं लगता हूँ, एक मिनट के लिए मान के चलिए मैं आज ही 24 साल का हूँ। हाँ जी जी, बिल्कुल। तो डेफिनेटली मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, मैं उस प्रोफेशन को चुनता और उसकी तरफ जाता। अभी क्या चल रहा है आप बताइए? 24 साल के हैं और ये सब 24 साल के इस समय हैं, अभी क्या चल रहा है? आई टेल यू, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। इस कैंपस से बाहर निकलेंगे ना, हर चौराहे पे, हर गली पे, हर जगह पे बिजनेस अवेलेबल है। आप इजी लेंगे, लेकिन मैं आपको एक सच बताता हूँ, मैं एक्चुअली पॉलिटिकली बहुत बिजनेस रहता हूँ, इसलिए बहुत सारे सपने पूरे नहीं कर सकता। पीपल विल टेक मी इन द रॉन्ग एग्जाम्पल। क्लब है, होटल है, स्कूल है। बीच में हमारी कंपनी ने सोचा था वेजिटेबल और सब्जी बेचने का काम सोचा था, सोचिए आप। अच्छा। एंड दैट टाइम आई कैलकुलेट द प्रॉफिट, इट वाज नियर अबाउट द 2-3 करोड़ रुपीज़ ईयरली था वो प्रॉफिट। और फिर मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी होगी। मैं सिंपल आपको एकदम इजी कहता हूँ एग्जांपल। आप कभी जाइएगा, नासिक जाइएगा, ऑनियन के प्राइस पूछ लीजिएगा और यहाँ प्राइस पूछ लीजिएगा, कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट, और फिर उसे आप देखिए कि यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ इन डैट वे, वो इजी हो सकता है। कितने टका का फायदा होगा? नहीं, डेफिनेट, मैंने क्या कहा, वो कितने मेहनत करते, कितनी एफर्ट डालते इसके ऊपर। मेरा तो एक चीज़ और भी था, अगर मैं वेजिटेबल बेचूंगा, ख़राब होगा तो क्या करूंगा। मैंने कहा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट जितने होटल वाले उनको बेच दिया करूंगा। तो व्हेन यू थिंक, मैं एक एग्जांपल दूंगा हाउ आई केम इन द बिजनेस। मुझे पिक्चर का बहुत शौक था। आई एम टॉकिंग अबाउट द 1989 की बात करो, केबल टीवी 88-89 होगा जब तक। तब आप सबको पता है खाली दूरदर्शन चलता था टीवी पे, ये पता है आपको, क्योंकि तब आपकी शायद नहीं बत नहीं हुआ था जी। तो एग्जाम्पल, एक जब केबल टीवी नया नया आया था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि भैया मेरे घर पे केबल कनेक्शन कर दो। तो उसने कहा 300 रुपीज़ कनेक्शन चार्जेस एंड मंथली 50 रुपीज़। तो मैंने कहा कि ओके, नो प्रॉब्लम, आप कर दो। तो कभी कभी बातें ही धंधा सिखा देती है आपको बिजनेस। तो उसने मुझसे सिंपल लाइन में कहा, तुम्हारी बिल्डिंग लंबी है, मेरा वायर ज़्यादा जाएगा खर्चा, तो यू डू वन थिंग, गो इन योर बिल्डिंग, मुझे 5-7 लोग जमा करके आओ तो मैं करता हूँ। मैं अपनी बिल्डिंग में गया, सबसे कहा, तभी नया नया हम केबल लेते, इस तरह से कुछ 8-9 लोग तैयार हो गए जी। सिंपली। तो
आप यकीन मानिए विद इन द सेकेंड मेरा माइंड क्लिक हुआ कि 9 कनेक्शन के 2700 रुपये होते ओ एंड मंथली अगर हम कैलकुलेट करें तो 50 के हिसाब से कितने हुए हाँ 450 रुपीज मंथली एंड दिस इज द फैक्ट वेयर आई हैव डन दिस आई हैव स्टार्टेड माय कैरियर विद इन द सेकेंड में मैंने बोला यार उस समय आपको पहले वीसीआर नाम सुना है कभी हाँ आपको हाँ यस वीसीआर और वीसीपी 2 चीजें आती थी तो 5000 रुपये का वीसीपी था जी तो मेरा एक सेकंड में कैलकुलेट हुआ यार 2700 रुपये में इसको दूं मैं और 2000 रुपये डालता हूँ खुद का ही वीसीपी खरीद लेता हूँ और खरीद लिया अच्छा। अब रहा सवाल 450 तो उस समय वीडियो कैसेट आती थी जो आपको गूगल पे देखने मिलेगी शायद आजकल आपको तो पता होगा बिल्कुल तो कैसेट का जमाना था 10 रुपया रेंट था रेंट इफ था, यू हाँ। डू द मेंबरशिप 5 रुपीज में Yes. मिलता था तो रोज एक पिक्चर दिखाते थे पहले केबल में एवरीडे रात को 9 बजे खाली से एक मूवी आती थी यही केबल का काम था तो मैंने कहा 5 रुपए के हिसाब से महीने के 150 रुपए जाएंगे 300 रुपया मंथली प्रॉफिट होगा अरे वाह क्या इसे कहते हैं बिजनेस एंड आई स्टार्टेड माई बिजनेस फ्रॉम देयर वेरी गुड एंड वन डे वी बिकेम द बिगेस्ट केबल ऑपरेटर ऑफ द मीरा भाईंदर सबसे बड़ा केबल बिजनेस हमारा था मैंने आजू बाजू के धीरे धीरे सब केबल एक्वायर कर लिए क्योंकि 5000 का वीसीपी था उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो 50 रुपीज़ कैसेट का काउंट करो तो 150 रुपया तब भी और उस समय की बहुत बड़ी लेकिन फिर धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ते गए फिर ये क्लब खड़ा है ना आज वो उस केबल का ही है पर आप तो देयर आर मैनी थिंग आप सी मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चीज ख्याल रखिए यूथ को बदकिस्मती दरवाजा जब तक खटखटाती है जब तक खुल नहीं जाता है बदकिस्मती तब तक डोर नॉक करती है जब तक खुल नहीं जाता है एंड खुशकिस्मती एक ही बार नॉक करती है अगर आपने राइट टाइम पे खोल दिया तो आप नसीब वाले क्या बात सो ऑलवेज आई सी व्हाई वी शुड ड्रीम हमें सपने क्यों देखना है कि जीवन में आपको हर व्यक्ति को मौका मिलता है लेट एज्यूम कि आपने सपना देखा है एक दिन चर्चगेट जाना है लेट एज्यूम कि एक दिन चर्चगेट जाना है और किसी दिन आप स्टेशन पे खड़े हो ट्रेन आई और उस समय आप सोचने लगे यार चर्चगेट जाऊं कि विरार जाऊं चर्चगेट जाऊं कि विरार जाऊं तो ट्रेन रुकेगी क्या नहीं वो नहीं चली जाएगी लेकिन अगर आपने सपना देखा है और ट्रेन आई तो आप क्या करेंगे इमीडिएटली उसमें बैठ जाएंगे तो सेम आपके लाइफ में हर जगह अपॉर्चुनिटी है अब सही समय पे आप हिम्मत इसलिए मैंने क्यों कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका कॉन्फिडेंट अगर मजबूत है तो ये चीज़ें हो सकती हैं और देखिए हर आदमी का बिजनेस का वो किस लेवल पे है विदाउट मनी भी बिजनेस होता है और एक लेवल के बाद बिजनेस के लिए पैसा लगता ही नहीं मैं कहता हूँ मुकेश अंबानी को बिजनेस के लिए पैसा लगता ही नहीं क्यों कैसे सी बेसिकली ट्रेडिंग के जो बिजनेस होते हैं वो सारे व्यवहार और विश्वास पे चलते हाँ व्यवहार और विश्वास विश्वास पे चलते एग्जाम्पल अगर मुझे कल कोई फ्लैट खरीदना है मैं बिल्डर को कहूँगा कि ये फ्लैट मेरा और मेरी बेचने की कैपेसिटी है उससे टोकन दूंगा 1000 रुपया खरीदूंगा दूसरे को बेच दूंगा बीच का प्रॉफिट लूंगा दोनों डील कर लूँ तो वो एक व्यवहार और विश्वास एक मौका ऐसा आता आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए इफ़ यू आर डूइंग द ट्रेडिंग एग्जाम्पल आपने स्टील का ट्रक मंगाया तो अगला आपका विश्वास और व्यवहार उससे अच्छा है तो वह ऐसे ही आपको ट्रक देगा जिसको बेचना है उसको बेच दो इसी का पैसा लो इसी को दो बीच की प्रॉफिट ले लो दिस आर द थिंग्स क्या बात है वेरी गुड सोचिए मतलब भाई नेटफ्लिक्स जो आज खड़ा है ना उसको चैलेंज मिल सकता था अगर आप केबल के आपको मालूम है ना केबल के धंधे जो वीसीआर जो चलता है अपने यहाँ उस जमाने में जो चलाते थे नरेंद्र भाई वो नेटफ्लिक्स भी वही करता था लेकिन आज पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 में नेटफ्लिक्स आती है इसलिए मैंने कहा ना हर एक की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है बिल्कुल। मैं पॉलिटिकल बिजनेस में पॉलिटिकल बिजी हूँ इसलिए बिजनेस पे ध्यान कम होता है अदरवाइज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं भाई एक लाइव करते हैं सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी बताइए हम लोग लाइव में जाने के लिए हर कोई जानना चाहता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी नाम क्या हाँ है जी नाम क्या है नमस्ते सर रजनीश तिवारी है मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ LR तिवारी से ही तो सर जैसे जब इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि जॉब मिल जाए हमें तो कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा कुछ ला सकते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो थ्योरी से क्योंकि कैसा होता है हम थियोरिटिकल नॉलेज बहुत हो जाता है हमें बुक पढ़ पढ़ के हम पास हो जाते हैं और मैं भी मतलब मेरे क्लास का मैं टॉपर होके गया हूँ लेकिन जब जॉब करने के लिए जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे टोटली डिफरेंट चीज़ होती है वहाँ पे मैथ्स के साइन कॉस थीटा ये सब कुछ होता नहीं है तो कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम में हम ला सकते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए ज़्यादा थ्योरी से सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बराबर एग्री में क्योंकि जब भी इंटरव्यूज आपके होते तो बेसिकली वो आपके एक्सपीरियंस आपका फ्रेशर के
देखने का तरीका अलग होता है। फ्रेशर है तो बोले ठीक है, ज़रूरत है इनको हेल्पिंग में डाल दो। अदरवाइज़ तो आपकी एक्सपीरियंस ही देखा जाता है आपने, और इन्होंने जो कहा सच है कि पढ़ाई में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। एग्जाम्पल बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि उस समय जॉब को जॉब नहीं समझ के इंटर्नशिप समझिए, या सीखने के लिए और हम 1 साल और सीखने जा रहे हैं, 1 साल मेरे कॉलेज का और बढ़ गया, उसके बाद सीखने के बाद आप इंटरव्यू को जाएं, यू विल गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। ऐसा मेरा मानना है कि एक आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, सीखना। पहले के ज़माने में आप देखिए, एग्जांपल आई टेल यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेरे यंग एज की बात, कि जो करना चाहता था, वो कपड़े की दुकान करना चाहता था, वो पहले जाके कपड़े मतलब अच्छे मतलब खुद की दुकान है, बिल्कुल। मान लीजिए मेरी गोल्ड की दुकान है, अगर मेरे बेटे को कपड़े की दुकान, तो मैं पहले उसे जॉब पे भेजता था, भैया इससे लो, 2 महीने काम करो, सीखो माल कैसे आते हैं, आटे दाल का, एंड देन यू स्टार्ट द बिजनेस। गोल्ड के जितने भी थे मुझे अच्छी तरह पता है, वो नौकरी करते, पगार कम मिले ज़्यादा मिले, खाना मिले 2 वक्त का, वो भी बहुत है, आप सीख के आओ, फिर अपने शोरूम शुरू करते थे। और आप देखेंगे तो अधिकतर ऐसे लोग अपने लाइफ में बहुत कम फेलियर रहे, बिल्कुल, जिन्होंने सीधे शुरुआत की। ऐसा नहीं कि सीधे शुरुआत करने में कुछ रॉन्ग है, बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस तो आपका लॉसेस कभी नहीं होगा, एंड आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि माल कहाँ से आ रहा है, कैसे बिक रहा है, क्या हो रहा है। अब अगले का इन्वेस्टमेंट उसका लगा है, जैसे हम कहते हैं किसी भी बिजनेस को शुरू करते तो पहले ब्रेक इवन को टाइम लगता है, बराबर है ना, उस समय लॉसेस, तो ब्रेक इवन आप उसका करिए ना जहाँ सीखने जा रहे हो, वो ब्रेक इवन पीरियड। हमारा तो सीधा कल दुकान चालू, कल बिजनेस हो, कल प्रॉफिट हो, इस तरह से करिए ना आप लोग। सही बात, ब्रेक इवन का काम किसी और के लिए करिए। बहुत बढ़िया, बहुत। मैं ये कहना चाहता हूँ। और एक मेरा क्वेश्चन था, थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, ये तो एजुकेशन से रिलेटेड। बिल्कुल, पॉलिटिक्स के बारे में पूछ डालो यार, जो है पूछिए, तीर फेंको। अभी सर जैसे मेट्रो का जो काम आपने करवाया, और जो अभी फ्लाईओवर जो बना वो भी आपने करवाया, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आके उसका क्रेडिट लेके जाती है, तो वो आपको मतलब कितना खराब लगता है उस चीज़ को? क्योंकि हरदम जब मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखा, पत्रकार का इतना अच्छा आपने एक गेट टुगेदर रखा था, आज आपने यूथ का गेट टुगेदर रखा, तो आपको वो चीज़ खराब नहीं लगती? मतलब ऐसा हरदम आप हंसते रहते सारी चीज़ों को लेके, तो क्या आपको मतलब ये चीज़ को एकदम रूटेड रखता आपको? देखिए, पहली बात तो जितने काम किए मैंने सोशल किए, किसी रिवॉर्ड के लिए या बदले में पैसा मिले, ट्रॉफी मिले, ये इस एंगल से किए नहीं। बट दैट्स ऑल्सो ट्रू कि किया हमने, कोई और ही उसका श्रेय ले रहा है, उस बात का पिंच होता ही है। कोई नहीं ले रहा होता तो पिंच भी नहीं होता। ठीक है, मैंने तो सड़क बनाई, लोग चल रहे, अच्छी बात है, आई फील हैप्पी जब मैं गुजरता हूँ। तो ये डेफिनेटली है कि इस शहर में मेट्रो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। आप सभी यूथ को कहना चाहूँगा, मीरा भाईंदर जो रोड है, हमने उसकी ट्रैफिक को देखते हुए फ्लाईओवर डिज़ाइन किए थे। कि हम आने के बाद, आई केम इन 2014 एज ए MLA, इन 2015 हमने प्रोसेस किया कि हम यहाँ पे 3 फ्लाईओवर बनाते, DPR बनाया, मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, टेंडर प्रोसेस की शुरुआत की, लेकिन तब तक दहीसर में मेट्रो आ चुकी थी। तब लालच बढ़ी कि मीरा भाईंदर में मेट्रो लाई जाए। फिर फडणवीस साहब को मैंने कहा कि सर, तो उनके वर्ड मुझे आज भी याद है, अरे बोला गली में कहाँ से मेट्रो जाएगी, उनके शब्द है, गली में कहाँ मेट्रो जाएगी। बिकॉज आप देखेंगे कोई भी शहर ले लीजिए, मेट्रोज या तो हाईवे टू हाईवे या बड़े बड़े रोड से गई है। हमारे मीरा भाईंदर में तो यहाँ से आई और आगे जाके वेस्ट में रुक गई। अब बहुत ही छोटा रूट है, आगे जाने का कोई ठिकाना भी नहीं है, कब जाएगा वो और बात। तो मैं कहा सर, मीरा भाईंदर की प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर लोग 90% लोग जॉब पे जाते हैं और विराट ट्रेन में हम चढ़ भी नहीं सकते। अगर ये होगा तो एक बहुत बड़ा वरदान होगा मीरा भाईंदर के लिए। तो फिर उन्होंने MMRDA कमिश्नर वगैरह को मेरे साथ आए, वो मेरे फ़ोटोज़ भी हैं, हमने जाके पूरा सर्वे किया और कहा कि इस मेट्रो को फिर कहा कि फ्लाईओवर कैसे बनाए, मेट्रो है तो मैंने कहा कि सर एक काम करते, बड़ा बनाते, आधा फ्लाईओवर रहेगा आधा मेट्रो। तो बोला नीचे अंधेरा हो जाएगा। मुझे सारे वर्डिंग याद है, मतलब एंड टू एंड मैं अगर फ्लाईओवर कर दूँ तो आधा रोड आधा मेट्रो, ऐसा। फिर बोला सर नीचे पूरा डार्कनेस हो जाएगा, गंदा लगेगा। फिर लास्ट में ये डिसीजन हुआ कि नागपुर में एक था कि इसको आप देखते हैं जनरली ये सब नीचे फ्लाई और ऊपर मेट्रो आपको इंटरनेशनल देखने मिलते होंगे, इंडिया में मिलते नहीं है। लेकिन ये फिर कॉन्सेप्ट हमने लिया। तो महाराष्ट्र में 2 शहर है, एक देवेंद्र फडणवीस जी के शहर में है और एक हमारे शहर में, जहाँ नीचे फ्लाईओवर और ऊपर मेट्रो है। ये हमने कर दिखाया। ये प्रोजेक्ट वैसे 2022 में हमें कंप्लीट करना था, बट बैड लक, मेरी गवर्नमेंट नहीं रही 19 में, मैं भी नहीं रहा, आज तक प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। बट आई एश्योर यू आपके माध्यम से कि आने के बाद
इन द फर्स्ट 3 मंथ और 4 मंथ, पहले 3 महीने में हम मेट्रो काशी मीरा तक शुरू कर देंगे और भाईंदर की मेट्रो इसी 2025 के अंदर पूरा करके आपकी जर्नी के लिए खोल देंगे, इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बात तो है कि यूथ में अभी भी उस बात की लालसा है नरेंद्र जी की, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा यूथ आ क्यों नहीं रहा है? मैं अगर नहीं आया होता तो मैं भी नहीं आता। नहीं, फिर क्या रीज़न लगता है? जैसे बेसिकली बहुत कठोर होना पड़ता है पहले तो इसके अंदर, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। आप इम्पोर्टेंस आपके लिए सबसे बड़ा तो जनता ही होती है, जनता होती है। सारे कमिटमेंट, मॉर्निंग 6 बजे उठ के जाओ, आज मैं अब 2 बजे घर पे जाऊंगा टोटली सर, तो ये सब पर्सनल लाइफ तो पूरी डिस्टर्ब। व्हेन यू आर इन द प्रोफेशन बिजनेस तो ये चीज़ें नहीं, अपनी मर्जी का राजा है। इफ़ आई वुड बी द बिजनेस मैन, मैं शायद सुबह 9 बजे उठता, 10 बजे उठता, महीने में 1 आध बार वैकेशन को जाता, या 4-4 साल वैकेशन नहीं होते। हाँ, ये बात तो सही है। ऐसा है। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली मुझे अब मज़ा इसी में आता है। मुझे पैसे कमा के मज़ा नहीं आता है, सोशल सर्विस करके आता है, इसलिए मैं इस फील्ड में, अब वो मेरा नशा बन चुका है, ऐसे कह सकते हैं। पर एग्जैक्टली मुझे बताइए, जब कंट्रोवर्सीज होती हैं तब पिंच होता है, पिंच दुख होता होता है, तब उसी क्षण लगता है कि आज ही छोड़ दो। लेकिन क्या होता है कि आपके पीछे आपके बहुत बड़े एक फॉलोअर ग्रुप होते हैं। हाँ, बहुत बार व्यक्ति जीवन में औरों के लिए वो जीवन जीता है। बिल्कुल। जैसे उदाहरण को, जिस फैमिली में आप रहते, बहुत काम अपनी फैमिली का चेहरा या अपने फैमिली के लिए आप करते, उसी तरह से व्हेन यू कम इन द पॉलिटिक्स फील्ड तब पूरा शहर ही आपकी फैमिली है। अब उनकी ज़रूरत के हिसाब से आपको ज़िंदगी जीनी पड़ती है, आप इतने का दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, इसलिए इस तरह का ये प्रोफेशन में आने के बाद जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, क्योंकि इतने सारे बिजनेस हैं, जितना पैसा बनाना था बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी एक जुनूनी बहुत बड़ी चीज़ है। नरेंद्र भाई, मैं दिल से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो राष्ट्रपति बन के लोग कहते हैं कि क्या होगा, लेकिन ये जुनून है देखा जाए तो टेक्निकली। नहीं, मैं डेफिनेटली कहता हूँ ना कि सी, अब ये तो यूथ है जनरली, एवरीबडी इन दियर लाइफ पर्टिकुलर अपने परिवार की व्यवस्था करने के बाद वो अपना समय किसी ना किसी को देना चाहता है। हाँ, कोई गौशाला बना के देता है, कोई गणपति मंडल करके गणेश जी की सेवा, कोई नवरात्र मंडल बनाता है, कोई एनजीओ बनाता है, कोई समाज के लिए काम करता है, कोई धर्म के लिए काम करता है, कोई मंदिर के लिए काम करता है, कोई स्पोर्ट्स के लिए काम करता है। सभी लोग, क्योंकि वो ऑफिस से कितना भी थका हुआ हो और जब बाद में जब सोशल में जुड़ता है तो उसके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी, एनर्जी निर्माण होती है। अब जब हम कहते हैं कि मोदी जी इतना काम क्यों करते हैं, हाँ, एंड सच है, जो आदमी, आपको सच कहता हूँ, पॉलिटिकली अगर आदमी के इच्छा शक्ति, विल पावर है, वो आदमी हमेशा आपको एनर्जेटिक मिलेगा। जिसकी कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, अरे यार थक गया हूँ, अभी क्या सुबह से बैठा हूँ, लेकिन ये ऊर्जा ऐसी है क्योंकि जब आप पॉजिटिव, मतलब किसी को काम करते हो और ब्लेसिंग मिलती है ना, तो ऑटोमेटिकली कहाँ से आता है पता नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जी आप में निर्माण होती है। तो जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। सिंपली जो फिर काम को काम नहीं समझे, मजबूरी समझे, उसके अंदर एनर्जेटी नहीं आती। क्या बात है, क्या नाम है आपका? हेलो हाँ। हेलो हेलो, मेरा नाम कृष्णचंद्र मिश्रा है। मैं ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, जैसा कि आपको मीरा भाईंदर के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य? तो जो यूथ है वो राजनीति में आना चाहता है, तो क्या परफेक्ट एज होगी उसकी राजनीति में आने के लिए, और वो भाजपा के साथ ही क्यों जुड़े? देखिए, बेसिकली पहली बात तो ये कि बीजेपी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है, या चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, मेरे जैसा व्यक्ति अलग स्टेट के आके इस शहर का मेयर भी बनता है, इस शहर का एमएलए भी बनता है और आपके सामने भी खड़ा है। ये केवल बीजेपी में ही हो सकता है, नंबर 1। दूसरा, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो तो सबसे पहला तो उनका काम है, वो डेवलपमेंट पे बिलीव करती है और अपने विचारों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। आप समझ कीजिए, नरेंद्र मोदी जी इज़ नोन फॉर द डेवलपमेंट, देवेंद्र फडणवीस इज़ नोन फॉर द डेवलपमेंट, चाहे कोस्टल की बात करो, आप अत्तल सेतु की बात, ये जितने भी सही, मेट्रो की बात करो, एंड वी आर ऑल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट। तो डेफिनेटली कि जब मैंने भी बीजेपी चुना तो
आई वॉज इंडिपेंडेंट बेसिकली, आप शायद आपको नहीं पता, 2002 में आई गॉट द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट। फिर इस शहर का मेयर बना 2007 में, वो तब भी मैं इंडिपेंडेंट था। लेकिन जब मुझे लगा कि नाउ शहर के लिए कुछ करना है तो इंडिपेंडेंट अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता, यू नीड द टीम वर्क। तो उस समय सारी पार्टी में, और अंत को आपको बता दूं कि 2002 में मैं सब पार्टियों के पास गया, मुझे टिकट दो, मुझे चुनाव लड़ना, मुझे किसी ने नहीं दिया, अच्छा, एक ने भी नहीं दिया। ओके, फिर मैंने कहा इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, दोस्तों ने फिर मदद की और मैं चुनाव जीत गया। जब 5 साल का टर्म पूरा हुआ तो सारी पार्टियां मेरे घर पे आई कि हमारी पार्टी से लड़ो। बोला मुझे नहीं लड़ना आपकी पार्टी से। मैंने फिर इंडिपेंडेंट लड़ा और मैं दोबारा नगर सेवक बना, और उस समय किसी के पास मेजोरिटी नहीं थी। तो फिर मैंने सभी पार्टियों को कहा कि भैया आपका तो बन नहीं रहा है, मुझे सपोर्ट करो, तो मैं मेयर बनूंगा, आप डिप्टी मेयर बन जाना। तो इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग हुई और मेयर बना। और तब लगा यार ये पोस्ट बच्चों का खेल नहीं है, इसे सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द मीरा भाईंदर। तब सीरियसनेस लिया एंड फर्स्ट टाइम जब जीता तो मैंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। मैंने दोबारा कांग्रेस से नहीं लड़ा, मैं उस समय तो मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा भैया ये अपना काम नहीं है, फिर एनसीपी उस समय थी, तो एनसीपी बोला ये भी अपना काम नहीं है, फिर अपने इंडिपेंडेंट लड़ो। और फिर जब सोचा कि पार्टी ज्वाइन करनी है तो उस समय बीजेपी इन 2009 मीरा भाईंदर में सबसे लास्ट नंबर की पार्टी थी। एंड आप देखते हो तो बीजेपी का भी जो वेव ऊपर गया है वो आफ्टर द मोदी जी केम इन 2014। लेकिन हमने तो 9 में ज्वाइन कर ली थी एंड फिर धीरे धीरे मेहनत की, संघर्ष किया, और आज मीरा भाईंदर में 2012 में, 14 के पहले मीरा भाईंदर 1 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमने बनाई। उस समय बहुत स्ट्रगल था। आज आपको बता दूं, आप यूथ जो है वो सोचते बहुत, उस समय की बात, हम जब गाड़ियाँ फोड़ी गई, मारा मारी हुए, दुकान में घुसे, ऑफिस तोड़े, इस तरह का वातावरण था। लेकिन जब बीजेपी इस मीरा भाईंदर में आई, आज गुंडागर्दी नाम पॉलिटिक्स में ख़त्म हो चुका है। हर आदमी आज पॉलिटिक्स में आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और बीजेपी, मैं बीजेपी को फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली कि मैं आपको बीजेपी कहूँगा, दूसरी पार्टी नहीं कहूँगा। लेकिन इस बार मैं चेयर पे नहीं था, मुझे सभी पार्टियों ने अप्रोच किया कि हमारी पार्टी से आ जाओ, बट आई हैव नेवर लेफ्ट माय पार्टी। सुख था, दुख था, सत्ता में था, नहीं था, हारा था, जीता था, लेकिन एक ही पार्टी में था, दैट्स वाज द बीजेपी। एंड आज मुझे वापस टिकट मिला ना, वो मेरी उस ईमानदारी के लिए कि संघर्ष के समय में पार्टी के साथ था और पार्टी मेरे साथ थी, तो इसलिए बीजेपी से जुड़ना चाहिए। अब राइट टाइम क्या है? मैंने कहा किसी भी काम करने के लिए जिस दिन इच्छा जाग जाए वही राइट टाइम होता है। राइट टाइम कोई ऐसा प्लान करके जीवन में नहीं बनता है। हमें लगता है आज हम ये कर सकते तो आज ही राइट टाइम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन। और कुछ? और बाकी के 2 सवाल। हाँ, दूसरा सवाल है, वो एक ही था क्या? हाँ, मेरे बाकी तीन के भाई 2 तीन सवाल। क्वेश्चन पूछने वाला है। दूसरा सवाल है, हमारी जो अपक्ष उम्मीदवार हैं, काफ़ी सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ कैंपेन कर रहे हैं उन्हें महायुति का उम्मीदवार बता के। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, और वो जो कार्यकर्ता हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो और गलत दूसरा भी कर सवाल, रहे, हाँ, जो उनके साथ कैंपेन कर रहे हैं, बीजेपी के होके उनका कैंपेन हाँ। कर रहे। और एक और सवाल, मीरा भाईंदर में टूरिज्म हब कब बनेगा? मीरा भाईंदर को आप एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह कैसे देखते हैं? थैंक यू। चलिए, देखिए मैं पहले टूरिस्ट का देता हूँ। मीरा भाईंदर में उत्तन करके एक जगह है, ये मैं पिछले टर्म की बात कर रहा हूँ, 100 एकर्स लैंड है, और हमने कहा था कि ये हमें लैंड मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हैंड ओवर करें। हम यहाँ पे टूरिज़्म पार्क बनाना चाहते हैं, और वो प्रोसेस शुरू था, फिर कहा कि बाद में सरकार बदल गई तो वहीं वो पेंडिंग रहा है। उत्तन के अंदर टूरिज़्म स्पॉट, क्योंकि आप सबको पता है कि गोराई, उत्तन, ये सब वही रास्ता जाता है, तो वहाँ पे अगर टूरिज़्म स्पॉट बनेगा तो वाइबल होगा। बाजू में बहुत सुंदर उत्तन पे भी दरिया है और गोराई भी है, तो मैं फ्यूचर में अपने शहर में टूरिज़्म के लिए भी कुछ करना चाहूँगा, ताकि टूरिज़्म आए तो मेरे शहर का रेवेन्यू बढ़े, और शहर का रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पे टैक्सेशन नहीं बढ़ेगा। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, देखिए कहते हैं ना कि सच कभी मर नहीं सकता, झूठ ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। वो सिटिंग एमएलए थे, फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिला। मैं यहाँ था, फिर भी मुझे टिकट मिला, क्योंकि वो झूठ को लेकर चल रहे थे, मैं सच के साथ था, मैं पार्टी के साथ था, वो सत्ता के साथ थी। जहाँ सत्ता मिला वहाँ गई वो। बराबर है कि नहीं? कितने लोग को पता है? लास्ट टाइम शी
हेलो, लास्ट टाइम शी इलेक्टेड ऑन द नेम ऑफ द बीजेपी। मोदी जी के फोटो लगा के वोट मांगे। बोला मुझे, डायलॉग था उनका, क्या था डायलॉग? मोदी तुझसे बैर नहीं, मेहता तेरी खैर नहीं। और मोदी के नाम पे फोटो लगा के वोट लिए और लोगों से कहा कि मैं जीतूंगी तो बीजेपी में जाऊंगी। बेसिकली आपको बता दूं, कभी कभी हम भी गलती कर रहे थे। शी वॉज, हर फैमिली वॉज ओरिजिनली बिलोंग टू द कांग्रेस। वो चुनाव कॉरपोरेशन का हार गई थी, तब मैं उन्हें लेके आया, बोला बीजेपी में आओ, मैं आपको चुनाव की ऐसी जगह दूंगा जहां आप जीत जाएंगे। भाईंदर वेस्ट में 60 फीट रोड पे उन्हें टिकट दिया, उन्हें जिताया। जीतने के बाद 2014 में मैं एमएलए बना, मुझे मेयर बनाने का मौका मिला। तब मेरे घर में तब भी डिम्पल विनोद मेहता थी, लेकिन मैंने कहा मुझे अपने घर में 2 नेता नहीं चाहिए, मैं एक काफ़ी हूँ। तो हमने उनको सीट दे दी, मेयर आप बनिए। लेकिन आदमी जैसी चेयर पे बैठे ना, कई कहते हैं ना कि सबको घी हजम नहीं होता है, वो जैसे ही चेयर पे बैठी उनकी नज़र मेरी चेयर पे गिरने लगी। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो मुझे पता ही नहीं था कब मेरे साथ वाले लोगों को भड़का रही थी, बहका रही थी, पता ही नहीं चला। एंड फिर उन्होंने चुनाव मेरे खिलाफ लड़ा और एक फेक नैरेटिव सेट किया, और वो नैरेटिव के अंदर वो सक्सेस हुए और फिर हम चुनाव हारे। अब आपने जो कहा कि जो लोग उनके साथ हैं उनका भविष्य ना कल था, ना आज है, ना कल होगा, लेकिन जो आज हमारे साथ है उनका आज का भविष्य भी अच्छा है, कल का भी अच्छा है, परसों का भी अच्छा है। और जनता अब जान चुकी है। नाउ मेरा पूरा विश्वास है कि जनता इस बार गाफिल नहीं होगी, डेवलपमेंट के साथ रहेगी। क्या बात, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी सर, जय श्री राम, मुदित राय बोल रहा हूँ मैं, फ्रॉम ठाकुर कॉलेज। एंड मेरा क्वेश्चन लाइक सारे कॉलेज स्टूडेंट की तरफ से, जैसे बसेज आती हैं, जैसे मैं ठाकुर कॉलेज, तो C72, 718 एंड 706 एंड XYZ। सर, जाने के टाइम पे पहला तो ट्रेन का प्रॉब्लम ये है कि सुबह का अगर 8 बजे का कॉलेज है तो ट्रेन में चढ़ने का जगह नहीं मिलता, तो दैट्स वाई या तो ऑटो या फिर बस ही हम लोग के पास में एक ऑप्शन है। तो ट्रैफिक के रिगार्डिंग सर आप क्या सोचते हो? क्योंकि आप बोल रहे हो अपने फ्लाईओवर्स बनाए सर, 2 बनाए, बहुत अच्छा है, बट उसके बावजूद भी ट्रैफिक कम नहीं है सर। क्योंकि अगर बाइक से जा रहा हूँ तो इट टेक्स हार्डली 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, अगर बस से जा रहा हूँ तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। तो ये नॉर्मल डेज पे ठीक है, हेक्टिक तब होता है जब हमारा एग्जाम हो, तो हम 1-1 घंटा सर बस में हम लोग का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या विजन है? एंड अगर आप आते हैं एज एन एमएलए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी या नहीं होंगी ट्रैफिक को लेके? यस। देखिए, समय के साथ गाड़ियाँ बदल रही है, नियम बदले, बड़े बड़े टावर बन रहे, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब मीरा भाईंदर वो शहर है जहाँ पहले 4 माले की बिल्डिंगें बन रही थी, आज 60-60 माले के टावर की शुरुआत हो चुकी है। ये जो फ्लाईओवर बने, जब ट्रैफिक की बढ़ोतरी हुई तो फ्लाईओवर का निर्माण किया। ये जिस सामने आप रोड देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में कभी आपने देखा होगा, जेपी इंफ्रा के पीछे एक बहुत बड़ा रोड बना है, वो एक्चुअल यहाँ से होते हुए भाईंदर स्टेशन जाता है। तो ये लिंक रोड हम बना रहे ताकि मीरा भाईंदर रोड का आधा ट्रैफिक इस रोड पे डाइवर्ट हो। ये तब मेरा ही किया हुआ प्रोजेक्ट था, आधा बना, मेरे जाने के बाद आधा बंद हो गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे पूरा करना है तो ट्रैफिक का डाइवर्शन वहाँ का कम हो। दूसरा, दहीसर लिंक रोड, हमने राधा स्वामी सत्संग के यहाँ से दहीसर एक लिंक रोड कनेक्ट करने की बात की थी ताकि आधा ट्रैफिक वहाँ से चला जाए और हमारे शहर में किसी भी व्यक्ति को ट्रैफिक में नहीं अटकना पड़े। और वहाँ से आप देखोगे तो 5-7 मिनट में आप मैक्सिमम 10 मिनट में आप दहीसर पहुँच जाओगे। लेकिन वो रोड अभी तक शुरू नहीं हुआ, आके वो रोड की शुरुआत करनी। दहीसर चेकना का पहले टोल था, इसलिए टोल के कारण काफ़ी ट्रैफिक था। अब हमें लगता है कि वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जा सकता है ताकि आने वाले समय में वहाँ पे ट्रैफिक ना हो। अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड के अंदर पहले जो ऑक्ट्राई नाका था वो स्पेस सब खाली है, तो वहाँ से यू टर्न करके लाइट व्हीकल सब निकल जाए। हैवी ट्रैफिक, हैवी व्हीकल भले ही उनकी चेकिंग करना हो, क्या करना हो, ये उसके आगे की हमारी सोच है। अब 2 फ्लाईओवर हम और निर्माण कर रहे हैं। अब जो हमारे बस में वो हम कर सकते हैं, लोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक और फ्लाईओवर ऑलरेडी अब मेरे ख्याल से हम 1-2 महीने में शुरू कर लेंगे। इस तरफ थाना जाएंगे तो दिल्ली दरबार होटल है, वहाँ एक फ्लाईओवर। तो जितने सिग्नल हैं वो सिग्नल फ्री करें ताकि आप सीधे सीधे निकल सकें। तो इस तरह की हमारी योजना है। मेट्रो भी यही सोच है, उसके पीछे की सोच कि अगर घर के बाहर अगर ट्रेन होगी
तो लोग जो है वो गाड़ी अवॉइड करेंगे, रिक्शा अवॉइड करेंगे, कार अवॉइड करेंगे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे। तो कार अगर रोड पे कम होगी तो डेफिनेटली कार वाले को भी सॉल्यूशन मिलेगा और जो ट्रेन से चलते हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। तो हमारा विश्वास है कि मेट्रो आने के बाद ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हम इतना ही नहीं, हम रेलवे, अब पीयूष गोयल जी रेलवे मिनिस्टर तब की बात है, रेलवे में एक ट्रैक और बढ़े ताकि हमारे मीरा रोड से भी लोकल शुरू हो, ताकि आधा भाईंदर का लोड मीरा रोड के ऊपर आए। तो हमें कम से कम भाईंदर मीरा रोड में जो रहते हैं उनके लिए मैं अलग से ट्रेन दूँ तो उन्हें कम से कम खुली ट्रेन मिल सके। तो इस तरह के बहुत सारे सपने, एक दिन में सब नहीं, लेकिन शुरू करेंगे तो कम से कम एंड होंगे, ये हमारी सोच है। हेलो, हाँ सर एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना था। जैसे अगर कोई कुछ प्रॉब्लम रहती है उस रिगार्डिंग हम अगर पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं, सर अगर ऑपोजिशन सामने वाले के सामने थ्रू से कोई पॉलिटिशियन आ जाते हैं तो पुलिस वाले उसकी या उसको ज़्यादा वैल्यू दे करके हमें निगलेक्ट कर देते हैं या फिर हमें पे बैकफायर हो जाता है वो सिचुएशन। सर उसका कुछ सोल्यूशन अगर आप बता पाओ। डेफिनेटली कि जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। अगर इस तरह से कभी भी कोई वारदात हो, मैं डेली मॉर्निंग 9 o'clock 9:30 मैं सभी अपने विजिटर को मिलता हूँ। अपॉइंटमेंट लगता नहीं है, कभी भी आप आजमा के देखिए। आजकल तो 7 बजे निकलता हूँ बिकॉज ऑफ इलेक्शन, अदरवाइज रूटीन है। तो ऐसे कभी भी हो, आइदर मुझे इस तरह के SMS ड्रॉप करेंगे तो आपको रिप्लाई आएंगे ही आएंगे। एंड इसीलिए हमें कि जहाँ न्याय नहीं मिलता है हमें मिले। लेकिन आपका क्वेश्चन ही पॉलिटिशियन के ऊपर था। अब वो जो पॉलिटिशियन ने किस लिए ये कहा, क्यों कहा, किसने कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐसा लगे, यू कैन फील फ्री टू कॉल अस। हेलो, जय महाकाल सर, दिस इज यश परमार। वेयर इज यश? हेलो। हाँ, यस सर, तो जॉब की तो बहुत बात हो रही है, बट यू वांट टू नो कि स्टार्टअप्स के लिए क्या प्रोविजन है। और आपने जैसे IT पार्क की बात की थी अभी, सो एंटरप्राइज बिजनेस मॉडल के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए क्या विजन है आपका? देखिए, जब मैं IT पार्क की बात करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करता हूँ, उद्योग की बात करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली स्टार्टअप भी निर्माण होते हैं। उसका रीज़न ये कि जब IT पार्क बनेगा या कॉर्पोरेट्स बनेंगे तो बहुत सारे उसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी डेवलप होती है। एक समझ के चलिए, इट मे बी कार पार्किंग, इट मे बी फूड एंड कोर्ट रेस्टोरेंट आपका हो सकता है, इट मे बी कॉफ़ी शॉप हो सकता है, इट मे बी स्टारबक्स हो सकता है एग्जाम्पल। तो ये सब स्टार्टअप उससे ऑटोमेटिकली शुरुआत होती है। कम से कम मैं अगर ये करूँगा तो आगे जाके धीरे धीरे इस तरह के ऑटोमेटिकली स्टार्टअप्स इसी शहर में डेवलप होगा। और मैंने फिर कहा कि किसी भी चीज़ को, स्टार्टअप को अगर शुरुआत करनी है तो यू नीड द सेल्फ कॉन्फिडेंस। पैसा बाद में लगता है, आत्मविश्वास पहला लगता है। तो अगर हम IT पार्क हो, कॉर्पोरेट में, हम हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, हॉस्पिटल भी अगर बनेंगे तो उसमें मल्टीपल चीज़ें लगती तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टार्टअप्स निर्माण होते हैं। तो आप जब ये चीज़ शहर के अंदर उद्योग व्यापार आएगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्टअप्स निर्माण होंगे। आप देखिए, किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज को बोलते हैं आइए हमारे स्टेट में आइए, हम आपको लैंड फ्री देते हैं, हम आपको सब्सिडीज देते हैं। उनकी लैंड का उनको नहीं, उनका इंटरेस्ट ये रहता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स डेवलप होंगे। क्योंकि एक कंपनी बड़ी आएगी तो किसी को कुछ बनाने बोलेगी, किसी को कुछ बनाने बोलेगी, किसी को कुछ अब ये भी हो सकता है खुद नहीं भी बना रहे हो तो आदमी ट्रेडिंग करेगा, कहीं से लाएगा, इनको देगा, ये यूज़ करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब इस तरह का चीज़ होगी तो स्टार्टअप्स भी डेवलप होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नो सर, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट दे रही है, जैसे MSME हो गया, उद्योग आधार हो गया। सो यूथ्स को इस बारे में आइडिया ही नहीं है। अभी किसी के पास स्टार्टअप का आइडिया हो लेकिन कैसे स्टार्ट करना है, अभी प्रोग्राम्स के बारे में यूथ्स को आइडिया नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है कि हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को? नहीं, डेफिनेटली आप गवर्नमेंट्स के आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं साइकोलॉजी बताता हूँ आपको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अच्छा इलाज नहीं होगा। गवर्नमेंट बस है, अच्छी सर्विस नहीं होगी। एग्जांपल, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ है, अच्छी नहीं होगी। गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा नहीं होगा। गवर्नमेंट स्कूल है, अच्छा नहीं होगा। हमारी सबसे पहले ये एक मेंटेलिटी है, इसलिए ये योजना आगे पहुंच ही नहीं सकती। मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाई थी, मेडिकल पॉलिसी एग्जाम्पल। अब जो यूज़ कर रहा है उसको पता है, इतनी बड़ी पॉलिसी लाई कि आम आदमी 5 लाख रुपए तक का इलाज कर सके, लेकिन मालूम ही नहीं है, होने नहीं। हाँ। मोदी जी ने ठोक ठोक के बताया, लेकिन जाते नहीं। आजकल तो गवर्नमेंट की ये हालत हो गई है
कि पॉलिसी लाने के बाद पॉलिसी लोगों को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए खर्च करना पड़ता है। Actually, अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा जनधन योजना 100 रुपीज़ में अकाउंट खुलता था, बिल्कुल। वो कितने लोगों तक पहुंचाने में हुआ। अब जो भाई साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, अब अलग अलग उद्योग, जैसे उदाहरण देता हूँ, मोदी जी ने फेरी वाले के लिए भी प्रोविज़न किया था कि भैया आपको 10,000 रुपये तक लोन चाहिए, आप ले लो, वो भरो, आप टाइम पे भरोगे 50,000 रुपये हम आपको देंगे, वो टाइम पे भरोगे हम आपको 2 लाख तक लोन देंगे। फिर अलग अलग जो बिजनेस थेरीज है उसके लिए अलग अलग प्रोविज़न किए थे। अब वो बैंकर से आप बात करेंगे तो किस चीज़ के लिए में क्या प्रोविज़न, मोदी ने हेल्पिंग हैंड दिया ही था मोदी जी ने कि इस तरह से आप शुरुआत करें। और अब मैंने रिसेंटली नहीं पता कि वो अमाउंट कितने तक हो चुकी है, लाखों रुपए के लोन्स मिलते हैं। और लोन्स नहीं भी देंगे तो आपको बता दूं, गवर्नमेंट कार्रवाई करती है उन पे। हाँ, बीच में आपने सुना फडणवीस साहब ने कहा था कि अगर किसानों को जो गवर्नमेंट अगर लोन नहीं दिया तो बैंक के ऊपर एफआईआर करेंगे हम, यहाँ तक दम दिया था। तो इसलिए आपकी जो बिजनेस में कंटेंट्स में आप बात कर रहे हो, उससे गवर्नमेंट की जो जो पॉलिसी उसके अंदर हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए उसके अंदर क्या अब हमारे लिए मैच होती है नहीं होती है और बातें, बट देयर आर मैनी थिंग्स। पर मुझे क्या लगता है कि हमें जितने यूथ हैं यहाँ यंग बैठे हुए हैं, अच्छा ईमानदारी से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट में आप कब कब गए हो? हाथ खड़ा करो, कौन कौन है गवर्नमेंट की वेबसाइट का नाम बता दो, चलो मैं मान जाऊंगा। सर हाँ, एमएसएमई, उद्योग आधार, ये सब गवर्नमेंट की ही साइट है जिसपे हम। आप गए हो ना? नहीं, मैंने वही कहा कि वेबसाइट में जाओ तो सही, एक बार देखो तो सही क्या क्या है उसमें, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एंड सर, एनिमल वेलफेयर इस बारे में बात नहीं होती है, ये टॉपिक लाइमलाइट में आता नहीं है, जैसे स्ट्रे डॉग्स हो गए, डॉग पार्क्स हो गए। नहीं, आपको मैं बता दूं कि मेरा भाई इन 2000 आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, मेरा भाईंदर पॉपुलेशन वाज द 12 lakhs एंड 33% जो लोग थे बिलो पोवर्टी लाइन के थे। इस शहर में एक भी हॉस्पिटल नहीं था। हमने भाईंदर वेस्ट में जो टेम्बा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, ये पहला हमने शुरुआत किया। तब मुझे लोगों ने समझाया मत शुरू करो, सफ़ेद हाथी है, बिकॉज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टैक्स रेवेन्यू थी 150 करोड़ एंड हॉस्पिटल का अकेला एक्सपेंस है 100 करोड़। बोला हॉस्पिटल शुरू करोगे, पगार कहाँ से दोगे, पानी बिल कहाँ से भरोगे? हमने हिम्मत की, बोला शुरू करेंगे, और उस हॉस्पिटल की हमने शुरुआत की। स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि सारा खर्चा आप लीजिए, और उस समय मैं गवर्नमेंट में था तो सारा खर्चा हमने गवर्नमेंट के सर पर डाला। और इन्हीं फिर में देखते कि अब इस शहर के अंदर पशु चिकित्सालय हो या पेट्स हॉस्पिटल हो, एक भी नहीं था जी। तो आपको बता दूं कि उसी समय हमने एक पेट्स हॉस्पिटल, एनिमल पशु चिकित्सालय, आप अगर काशी मेरा पुलिस स्टेशन है उसके बाजू में एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, अब वो म्यूनसिपल ऑफिस है। एक्चुअल में वो हमारा ही किया हुआ प्रोजेक्ट था, वो एनिमल हॉस्पिटल था, लेकिन हमारे जाने के बाद इन्होंने उसके अंदर ऑफिस बना दी। आई एश्योर यू कि हम आने के बाद उसको खाली कराएंगे और फिर से हॉस्पिटल हम बनाएंगे। अब जो हमने स्ट्रे डॉग की बात की, अब उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन इतने कड़क है कि किसी भी डॉग को आप कहीं और छोड़ नहीं सकते। आपके पास एकमात्र ऑप्शन है स्टरलाइजेशन। अब इन पिछले 5-7 सालों में हम देखें तो स्टरलाइजेशन, हम जो हमारी जो स्पीड है, हम 10 का करते हैं लेकिन 20 पैदा होते, तो वो चेन बढ़ती जा रही है। इसलिए इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी लेना पड़ेगा कि चारों ओर से एक टारगेट लेके इन समय के अंदर सभी को एक साथ करेंगे, तभी ये थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। तो दूसरा इन्होंने कहा कि एनिमल पार्क वगैरह, डेट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड गुड फॉर योर सजेशन, आई टेक इट फॉर द एक्शन के आने वाले समय में जो आपने कहा कि इस शहर में एनिमल के लिए भी एक ऐसी पार्क बन सके क्या, मैं इसमें पॉजिटिव सोचूंगा। एंड थैंक्स फॉर गिविंग दिस आइडियाज। एंड सर, लास्ट पर्सनल क्वेश्चन, जैसा कि ये यूथ के लिए प्रोग्राम है, सो यूथ के लिए दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो आपके लाइफ में दोस्तों का क्या रोल रहा है? मैं यहाँ तक पहुँचा तो दोस्तों का ही रोल रहा है। अभी भी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बैक एंड में मेरे दोस्त ही खड़े, सही बात। एक आप समझ के चलिए। एंड डेफिनेटली है कि दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते। हम गिन के 6 दोस्त हैं, 25 साल पहले भी 6 थे, आज भी 6 ही है। मतलब जो एक्चुअल हम कहते जो एक दूसरे पे जान देते। और डेफिनेटली कि समय समय पे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ने मदद की है। हिम्मत देने की बात हो, साथ में खड़े रहने की बात हो, तो दोस्त सभी की लाइफ में होना ही चाहिए। नहीं तो किसी दिन आप भटक जाओगे तो गलत डिसीजन ले लोगे। इसलिए जब हम भटक जाए, निराश हो जाए, उदास हो जाए, हार जाए जीवन में, तो
तो वो दोस्त ही होता है जो उसमें आपको सपोर्ट करता है और बाहर निकालता है, लेकिन अच्छे दोस्त। क्या तो सर उन 6 दोस्तों का नाम भी ले लीजिए जो आपके साथ इतने टाइम से है। नहीं, बाकी जिनका नाम नहीं लूंगा वो नाराज हो जाएंगे। दे नोज माय 6 फ्रेंड हु आर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। दो या तीन क्वेश्चन और लेंगे लास्ट में। जी जी, जाना है सर को, आपके बहुत ज्यादा लेट हो गए। 10 बजे तक। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। चलिए, हाँ हेलो जी, क्या नाम है? ऋषभ। ऋषभ, बोलिए। सर मेरा एक सवाल था कि यूथ तो आपके साथ है, पर आपके कॉम्पिटिटर में सेकंड रनर अप किसको मानते हो एमएलए की तरीके? नहीं, मैं मानता हूँ कि हमारी फाइट कांग्रेस से है। अभी चुनाव की बात करो ना, यस यस। कांग्रेस से फाइट है। तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा? देखिए, सिंपली सी बात है ना कि कांग्रेस की, अभी मैं बाकी की बात, देश की बात करूंगा, लंबा भाषण हो जाएगा। कांग्रेस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है आज? हमारा संकल्प क्या है? विकास। हमारा संकल्प ये है, संकल्प मीरा भाईंदर का विकास। मेरे जितने पोस्ट देखिए आपको विकास ही दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। उनके आप पोस्ट देखिए, हमारे जो इंडिपेंडेंट है वो मेरे पर्सनल लाइफ पे चले, राक्षस, रावण, कूद जाओ, ये करो, काम की बात ही नहीं कर रहे। और दूसरे जो नेता है हमारे कांग्रेस के, वो आजकल गली गली जा रहे, कभी मंदिर जा रहे, कभी अभिषेक कर रहे, कभी गणपति की आरती कर रहे, कभी नवरात्रि कर रहे। मतलब धार्मिक मुद्दों को लेके वोट हासिल करना चाह रहे हैं। हिंदू वोट को विभाजन करने के लिए उन्हें ये लगता है कि यही अच्छा मौका है, क्योंकि हिंदू बहुत सारे आस्था से जुड़े हुए रहते हैं। उनकी आस्था को हाथ लगाएंगे तो वोट बढ़ जाएंगे, इसलिए वो इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस मुद्दे पे जो चुनाव लड़ेगा वो शहर को आगे नहीं ले जा सकता है। बिल्कुल सही। जो बात करेगा टुडे आई एम हियर बैक, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि मैं बैक ही है, आई एम रिटर्न अगेन, बट ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल लाइक मी, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। जो किसी ने कहा था मैं मेट्रो की बात करूँ, बहुत सारी बातें, ये जो काम किए उसी के लिए हमें लोग पहुँचे। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री है इन डैट वे। तो जो आप कह रहे कांग्रेस को इसलिए नहीं देना चाहिए, 10 साल थे ना उनके पास। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। इन 2011 मेरे ख्याल से जून महीना होगा, एक समय ऐसा आया कि मीरा भाईंदर में पानी की बहुत शॉर्टेज है, दिक्कत है। कांग्रेस ने क्या डिसीजन लिया? आज से नए कनेक्शन बंद, क्योंकि जूने को पानी नहीं मिलता है। उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्योंकि लोग तो आते गए, बिल्डिंगें बनती गई। अब उनका काम था कि जहां पानी है वहां से पानी लेके आए, कनेक्शन बंद करना ये कौन सा सॉल्यूशन था? मीरा भाईंदर में जो बाकी लोग रहने आए हैं, या हमने ही अगर हमारा वहाँ से फ्लैट यहाँ चेंज किया तो यहाँ पानी नहीं मिलेगा। एक शहर में 2 नियम कैसे हो सकते हैं? एक को पीने का पानी देंगे, एक को नहीं देंगे। तो ये सिंपल था। व्हाट वी हैव डन, आई केम इन 2014, मुझे डेट याद है, 31 अक्टूबर 2014 को गवर्नमेंट फॉर्म हुई, देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ली, हमने शपथ ली, एंड 29 नवंबर, इन द 29 डेज हम मीरा भाईंदर में 7.5 करोड़ लीटर पानी सैंक्शन करके लेके आए। और सीधा 2.5 साल का प्रोजेक्ट था, 2.25 साल में पूरा किया। 2017 में जितनी नई बिल्डिंगें बनी थी सबको पानी का कनेक्शन दिया, और आज भी जो हम पानी पी रहे वो वही पानी है। और हमारा विजन ये था कि आने वाले समय में ये पानी कम पड़ेगा। अब मैंने जो कहा कि 75 mld पानी जो हमने लाया वो तो वो भी ला सकते थे, हमने जाके कोई कुआं थोड़ी खोदा कि बाजू की बावड़ी से लेके आए, पहले भी था, खाली इच्छा शक्ति थी। इन मीरा भाईंदर, आपकी एज कम है, लास्ट 50 ईयर से पानी का प्रॉब्लम है। यहाँ पे दंगे हुए पानी के लिए, ट्रेन रोको आंदोलन हुए, बस जलाई, तोड़ फोड़ हुए, ऐसे कई सारे इतिहास है पानी के लिए। इन 2017 हमें अच्छी तरह पता कि पानी आगे जाके कम पड़ेगा, इसलिए उसी समय एक तरफ हमने नया पानी शुरू किया, दूसरी तरफ दूसरा भूमि पूजन किया, सूर्या प्रकल्प, जो आपने कभी किसी नाम सुना हो तो, सूर्या प्रकल्प, जो सूर्या डैम है यहाँ पे पालघर, 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट, L&T जैसी बड़ी कंपनी को काम दिया, 24 आवर्स का प्रोजेक्ट था, 3.5 साल का प्रोजेक्ट था। अभी तक हमारे विधायक ने, क्योंकि 19 में मैं चला गया, सरकार नहीं रही, आज 7 साल हुए, प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा दावा है कि इस बार आपके आशीर्वाद से हम जीतेंगे, और पहले 6 महीने में इस मीरा भाईंदर को 24 आवर्स वाटर देंगे, जो 50 साल में कुछ नहीं हो। अब जो आपने पूछा, ये डैम तो पहले भी था, सूर्या नदी भी पहले भी थी, शहर भी पहले भी था, आपने क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस की कभी इच्छा शक्ति ही नहीं रही।
मैं अपने 5 मिनट के भाषण में बाद में मैं आपसे कुछ बात करूंगा इन बारे में। तो डेट्स वाई कि और दूसरा जो कांग्रेस की लीडर है उन्हें आपने आज तक कभी भी मुझे बताइए यूथ कि कहीं पर भी रोड पे खड़े होते हुए कुछ काम करते देखा हो, चाहे वो कचरे की बात हो, खड्डे की बात हो, इमारती की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, पुलिस, कहीं पे देखा है आज तक? वो चुनाव में बाहर आते, चुनाव में वापस चले जाते, इतना ही है। आज भी वो कौन सी राजनीति कर रहे? डिवाइड एंड रूल की। उन्होंने हमारे अगेंस्ट में इंडिपेंडेंट 12 कैंडिडेट खड़े किए। कितने? 12 के सभी लोग, एक उत्तर भारतीय, एक महाराष्ट्रीयन, एक अलग अलग कौम के सब वोट का विभाजन करें और वो जीत जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, ताकत भी जीतने की, तो वो डिवाइड एंड रूल पे जा रहे हैं। और उन्हें पता है डिवाइड करने के बाद भी हम नहीं जीत सकते, तो हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खेल रहे। क्या कहा उन्होंने? हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। अब हिंदू स्वराज्य की स्थापना किसने की थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तुम्हारा क्या लेना देना मुझे बताओ, फिर आप हिंदू बन रहे हो क्या? तो आपको गर्व से कहो हम हिंदू है, मैं कहता हूं गर्व से कहता हूं हम हिंदू है, वो कहेंगे क्या? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हो। मतलब किस किस का नाम वापर है, मैंने ऐसे लोग कभी देखे नहीं। सर मेरा और एक सवाल और था, एक लास्ट सवाल था कि आपने बोला कि आप कांग्रेस को आपका टफ कॉम्पिटिटर मानते हो, पर मेरे हिसाब से तो गीता जैन जो हमारी करंट एमएलए है, मैं आपको उनका मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ वही देगी आपको, क्योंकि हम जिनको बोलते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करो हिंदुत्व के नाम पे, पर आधे वोट तो वहीं पड़ जाते आपके। नहीं, देखिए आपको बता दूं, ये दोनों भाई बहन हैं, मिले हुए। ये आप जनता को पहुंचाइए बात। अब मैं सिंपल आपको कहता हूं, आप यूट्यूब पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए। पिछली बार हमारे हारने के बाद हमारे कांग्रेस के नेता जीते हुए को बुके देने गए। प्रेस वाले ने पूछा आप तो इनके खिलाफ लड़े, बोला मुझे कौन सा जीतना था, मुझे तो बीजेपी को हराना था इसलिए खड़ा था। ये उनके स्टेटमेंट है, हमारे नहीं है। आप तभी का देखिए, उनके स्टेटमेंट है। आज ये दोनों अंडरस्टैंडिंग में है, क्योंकि अगर इनको जीतना है तो वोट का बंटवारा होना जरूरी है। खाली कांग्रेस और बीजेपी होते तो ये जीत सकते क्या? नहीं जीत सकते। इनको पता है कि वोट का बंटवारा करना है। और दूसरी बात देखिए ना, आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए, उनका या हमारा, बात जो आपने कहा कि वो हिंदुत्व की कर रही है, लेकिन सारे आरोप हिंदू पे लगा रही है, उन पे तो लगा ही नहीं रही कुछ भी। जिनके खिलाफ लड़ाई है कांग्रेस, हिंदुत्व उनको सिखाओ ना, मुझे सिखा क्या करोगे? यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? She never do any comments on the Congress candidate. Congress candidate never do the comments on her. इसका मतलब क्या? भैया हम थोड़ी लड़े, हम तो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, मेहता से निपटते, बीजेपी से निपटते। ये बात आप जनता को बताइए, दोनों मिले हुए अंदर से। सिंपली है ना, नहीं तो आदमी क्या सोचता है? मुझे सिंपल बताइए ना, उन पे भी वार करता है ना, वो तो उन पे कर ही नहीं रहे। वो एक नेशनलिस्ट पार्टी, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हो। और नेशनल, जैसे आप मान के चलो, आपने जो अभी कहा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे, तो हमारे वो भी कैंडिडेट कुछ नहीं बोल रहे।